नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। बेदीपुर का ये खौफनाक सफर दरअसल कर्म, अपराध बोध और हमारी अपनी परछाइयों की कहानी है। आज हम माधव नाम के एक आदमी की कहानी में गोता लगाएंगे जिसकी 5 साल बाद अपने घर वापसी एक ऐसे भयानक सपने में बदल जाती है जहां से जागना नामुमकिन है। सोचिए, जरा सोच कर देखिए, जब कोई इंसान अपने पापों से भाग रहा हो तो वो कितनी दूर तक जा सकता है। क्या वो तब तक भाग सकता है जब तक कि रास्ता खुद उसके खिलाफ न हो जाए? ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरा रूपक है कि कैसे हमारे अतीत की गलतियां हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, कैसे हमारा अपना ही डर हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि ये खौफनाक सफर आखिर शुरू कैसे होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है वापसी और उस बरगद का रहस्य। अब जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। यूपी के बस्ती जिले का एक बिल्कुल सुनसान इलाका। आसमान में आधा चांद तो है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी मटमैली है जैसे किसी ने राख बिखेर दी हो। ऐसा दम घोंटू सन्नाटा है कि आपको अपनी ही दिल की धड़कनें सुनाई दें। पगडंडी के दोनों तरफ अरहर के ऊंचे ऊंचे खेत अंधेरे में ऐसे लग रहे हैं जैसे हजारों लोग छुपकर आपको घूर रहे हों। और इन सब के बीच सन्नाटे को चीरती हुई माधव की पुरानी साइकिल की खटखट खटखट आवाज। सच में ये सब मिलकर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल बनाते हैं जो आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ आता है। पेड़ के नीचे एक बूढ़े काका बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, और हुक्के की उस गुड़ गुड़ आवाज के बीच वो इस सफर का सबसे अहम और खौफनाक नियम बताते हैं। पीछे मुड़कर मत देखना। वो चेतावनी देते हैं कि बेदीपुर की गलियां अब मेहमानों का इंतजार नहीं करती। गांव तक पहुंचने के लिए 3 मोड़ मिलेंगे, और चाहे कोई भी पुकारे, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं मुड़ना है। ये एक शर्त ही इतना भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर देती है कि बस पूछिए मत। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पीछे मुड़ने की भूल। उस घुप अंधेरे रास्ते पर चलते हुए माधव का सामना 3 बहुत ही भयानक परीक्षाओं से होता है। पहले मोड़ पर अचानक उसे एक बर्फीली सांस महसूस होती है और अपनी बीमार माँ की पुकार सुनाई देती है। माधव, ओ बिटवा रुक जा, हमारे लिए दवा नहीं लाया का? अब आप ही बताइए, कोई भी इंसान रुकना चाहेगा ना, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। फिर दूसरे मोड़ पर एक अजीब सा भ्रम पैदा होता है, जैसे कोई ठीक उसके पीछे बिल्कुल वैसी ही साइकिल चला रहा है, खटखट खटखट। और अंत में गांव की सीमा में घुसते ही एक मरा हुआ खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। पूरा गांव जैसे अपनी सांस रोके खड़ा है, ना कोई कुत्ता भौंकता है, ना कोई दरवाजा खुला है। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से में, भूतों का गांव बेदीपुर। अब यहाँ जो माधव ने सोचा था और जो असल में होता है, उसके बीच का अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। माधव सोच रहा था कि घर में गर्मजोशी मिलेगी, पत्नी सुधा रसोई में ताज़ी रोटियां बना रही होगी, लेकिन असलियत, आंगन में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही है। तुलसी के पास जो दिया जल रहा है उसमें तेल नहीं बल्कि पानी भरा है। और सबसे खौफनाक पल तो तब आता है जब सुधा पलटती है। उसकी कोई परछाई नहीं है, उसकी आंखों से खून बह रहा है और वो माधव को खाने की थाली में रोटियों की जगह गीली मिट्टी का ढेर परोसती है। और तभी ये खौफनाक डायलॉग गूंजता है। सुधा की आवाज अचानक से बदल जाती है और वो कहती है, तुम्हारी रूह उस बरगद पे ही छूट गई। बस यही वो पल है जहां ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि माधव अपनी परीक्षा हार चुका है। रास्ते में जो उसने पीछे मुड़कर देखने की छोटी सी गलती की थी ना, वो उसकी मौत का फरमान बन चुकी है। इसके तुरंत बाद सब कुछ तहस नहस होने लगता है। हकीकत जैसे टूटकर बिखर जाती है, घर की दीवारें मिट्टी बनकर ढहने लगती हैं, और अचानक माधव खुद को वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाता है। लेकिन इस बार कुछ बहुत गलत है। माधव की परछाई जमीन पर नहीं है, वो बरगद की जटाओं से किसी लाश की तरह लटक रही है। उसके नाखूनों से सूखी मिट्टी झड़ रही है, और सबसे भयानक बात, जहां दिल की धड़कन होनी चाहिए थी वहां से अब बस हुक्के की गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। माधव एक ऐसे सुपर नेचुरल चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। घबराकर माधव वहां से भागता है और गांव के पुराने वफादार चौकीदार शंभू से मिलता है। शंभू के हाथ में टॉर्च और लाठी है, और वो माधव को कुएं की तरफ भागने को कहता है ताकि वो वहां छुप सके। लेकिन जैसे ही माधव कुएं के पास पहुंचता है, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। टॉर्च की रोशनी में
वो देखता है कि शंभू की सूखी हुई लाश तो कुएं के किनारे पड़ी है, और कुएं के अंदर अंदर से मां की आवाज गूंज रही है, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ जहरीले सांप और जानवरों की हड्डियां भरी पड़ी हैं। इंसान का अपनी ही आंखों से भरोसा उठ जाना, यही इस कहानी की सबसे बड़ी दहशत है। वहां से भी भागते हुए माधव की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। एक परछाई जिसका सिर कटा हुआ है। जरा सोचिए, अपनी ही बिना सिर की परछाई को अपना पीछा करते हुए देखना, ये खौफ की इंतहा है। और वो परछाई उससे कहती है कि अब वो उसकी जगह शहर जाएगी और माधव को यहीं की धूल बनना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अतीत के पाप का खुलासा। अपनी जान बचाते हुए माधव एक पुराने मंदिर पहुंचता है, और यहीं पर इस पूरी पहेली का वो काला सच सामने आता है। असल में ठीक 5 साल पहले माधव की हवेली में भयंकर आग लगी थी, और माधव जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ था। उसने एक बार भी, जी हां, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी मां और पत्नी सुधा उस आग में जिंदा जल रही हैं। उसने शहर जाकर उनके बीमारी से मरने का झूठ बोल दिया था। तो कहानी का सार ये है दोस्तों कि माधव कोई बेचारा पीड़ित नहीं है, वो एक कायर है जिसे उसके अपने पापों की सजा मिल रही है। और यहीं पर बेदीपुर का असली मतलब समझ में आता है। बेदीपुर सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक कर्मों का दर्पण है। एक ऐसी जगह जहां मुर्दे उन लोगों का इंतजार करते हैं जिनका हिसाब अभी बाकी है। माधव का परिवार तो सालों पहले राख हो चुका था। उसे वहां जो कुछ भी दिख रहा था ना, वो दरअसल उसका अपना ही गुनाह था जो उससे बातें कर रहा था। ये कर्मों की एक ऐसी सजा है जिससे आप कहीं नहीं भाग सकते। अब आपको वो सिर कटी परछाई समझ आई? वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो दरअसल माधव की अपनी ही रूह है, जिससे वो उस आग वाली रात मरने के लिए छोड़ गया था। जब उसने अपनी इंसानियत और अपने परिवार को छोड़कर भागने का फैसला किया था ना, तभी उसकी रूह खत्म हो गई थी। ये इंसान के अंदर गहरे छुपे अपराध बोध का बहुत ही जबरदस्त रूपक है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के खौफनाक अंत पर। माधव कैसे बना बरगद का पेड़। मंदिर का वो पुजारी अचानक उसी बूढ़े काका में बदल जाता है, और गांव के सभी मुर्दे, शंभू, सुधा, मां, सब एकदम खामोशी से माधव को घेर लेते हैं। काका माधव पर एक जलती हुई लकड़ी फेंकते हैं। माधव जल रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे गर्मी नहीं बल्कि खून जमा देने वाली ठंड महसूस हो रही है। देखते ही देखते उसकी चमड़ी सख्त होकर पेड़ की छाल में बदलने लगती है। उसके शरीर से बरगद की जड़ें फूटने लगती हैं। वो चीखना चाहता है, लेकिन मुंह से आवाज की जगह सिर्फ धुआं निकलता है। ये न्याय का एक बहुत ही काव्यात्मक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप है। और इस तरह माधव अब बेदीपुर के उस शापित रास्ते का एक नया रक्षक बन गया है। वो खुद उस बरगद के पेड़ का हिस्सा है, एक ऐसा पेड़ जो सब देख सकता है, सब महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। वो वहां हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है, ताकि वो वहां से गुजरने वालों को वही चेतावनी दे सके जिसे उसने खुद नहीं माना था, कि पीछे मुड़ना मना है। ये कहानी एक ऐसे खौफ के साथ खत्म होती है जो कभी खत्म नहीं होता, एक अंतहीन चक्र। अगली सुबह बेदीपुर की वो खौफनाक धुंध छट जाती है और रास्ता एकदम शांत दिखता है। तभी एक नया थका हुआ मुसाफिर साइकिल पर वहां आता है। जब वो मुसाफिर बरगद के पेड़ के पास रुकता है तो पेड़ के अंदर से, यानी माधव के अंदर से, बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगने की आवाज आती है। वो मुसाफिर बुरी तरह डरकर भागता है और पीछे से आवाज आती है, पीछे मत मुड़ना बिटवा, बेदीपुर बुला रहा है। खौफ का ये चक्रव्यूह अब अगले पापी का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब अतीत की गलतियों के भूत अंधेरे से आपको पुकारते हैं, तो क्या पीछे मुड़कर न देखने की आपकी हिम्मत आपको बचा पाएगी? ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, ये उस अपराधबोध की कहानी है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। आप अपने कर्मों से भाग सकते हैं, लेकिन बेदीपुर जैसी जगह, या यूं कहें कि आपका अपना ज़मीर, हमेशा आपका हिसाब करने के लिए इंतजार करता है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।